ये एक पिक्चर है 2021 की, जब रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी, और ये फोटो है 2026 की, जब अब रोमन रेंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आ गई। और भाई इन दोनों फोटोज में 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 5 साल का डिफरेंस आपको क्या दिखा सकता है, लेकिन अगर आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप सब टॉप नॉच है, आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो उसको बनाए रखने के लिए भाई, तो 5 साल में ऐसा हो सकता है कि एक नज़र में शायद ये भी ना पता चले कि आपकी थोड़ी सी भी उम्र बढ़ी है। वैसे फोटो जिस भी फोटोग्राफर ने क्लिक की है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो जो रोमन रेंस की पहली वाली फोटो है उसको बिल्कुल रिक्रिएट किया गया हो। एक तो यहाँ पे जो रोमन रेंस का फिट है वो भी सेम वाइट कलर का है, तो इसलिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रही है। लेकिन भाई ये होने चाहिए आपके लाइफ के गोल्स। चलो पैसा कमाना, खुश रहना, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो तब आप आती हैं जब आपकी हेल्थ ठीक होती है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर, आई गेस ये होगा 892, नहीं होगा सही तो स्क्रीन पे फिर मैं लगा दूंगा। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंडी ओर्टन से। तो भैया रैंडी ओर्टन के लिए तो इस समय हमें पता ही नहीं चल रहा वो बंदा कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि वो थोड़े फिजिकल डिस्कम्फर्ट में है, इससे ज़्यादा हमको कुछ पता नहीं चला। और मेन बात यह है कि भाई इस बंदे की स्टोरी लाइन थी रेसलमेनिया में, लेकिन अब ये बंदा अचानक से गायब हो गया है। तो फिलहाल के लिए जो लेटेस्ट है रैंडी ओर्टन के बारे में वो ये है कि 29 मई का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है बार्सिलोना से, वहाँ पे रैंडी ओर्टन को एडवर्टाइज किया गया है। तो इस हिसाब से शायद आने वाले 15 दिनों के अंदर रैंडी ओर्टन आने वाले हैं। और अगर वो वापस आ रहे हैं तो वो कौन सी स्टोरी में आते हैं वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी के लिए जो गुंथर हैं वो मिक्स में आ चुके हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का सिर्फ रेसलमेनिया तक का प्रोजेक्ट था रैंडी ओर्टन के साथ? वही तो मैंने आपसे बोला था भाई कि ये ट्रिपल एच को अपने सुपरस्टार बनाने होते हैं, तो शायद इसलिए रैंडी ओर्टन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अब इन्होंने रेसलमेनिया की बिल्ड में हक दिया था पूरा, तो उनको एक कोई बंदा चाहिए था, तो शायद फिर इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो ये रैंडी ओर्टन को लेके आ गए। मुझे तो ऐसे ही लगता है, देखो हो सकता है मैं गलत भी हूँ इसके बारे में, बट अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है रैंडी ओर्टन के लिए, अगर वो 29 मई के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज्ड है। बाकी कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड्स का तो हमको पता ही है, देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई अब कंपनी का वो पार्ट नहीं है, लेकिन अब वो किस कंपनी में जाने वाले हैं। तो अभी फाइटफुल ने रिपोर्ट किया है कि एडब्ल्यू की तरफ से इंटरनली पुश किया जा रहा है न्यू डे को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में लाने के लिए, जबकि एक्सेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पॉपुलर नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा उन्होंने किसी और कंपनी के लिए काम किया हो, क्योंकि भाई उनको 15 साल तो इसी कंपनी में हो गए थे, 20 साल तो कोफी किंगस्टन को हो गए थे। लेकिन फिर भी ऐसा मानना है कि हाँ, इनके ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में ही आएंगे। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद की उनकी जो एक अपीयरेंस है उसमें भी कुछ जो मतलब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेम को तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको ट्रेडमार्क करके रखती है। तो अभी एक अपीयरेंस होने वाली है गैलेक्सी कॉन में उनकी, जहाँ पे नेम इनका थोड़ा सा अलग है। कोफी किंगस्टन हो गए सिर्फ कोफी, और ऑस्टिन क्रीड तो खैर इस एक्सेवियर वुड्स वाले नाम को वैसे भी अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करते हैं। तो इन नए नेमों के साथ जाने जाएंगे ये दोनों ही सुपरस्टार। अब देखते हैं अगर ये सही में एडब्ल्यू में आ रहे हैं तो क्या ये साथ में होंगे या फिर इनकी अलग अलग स्टोरी होगी। वैसे आई थिंक बेस्ट तो यही है कि इनको साथ में रखा जाए, क्योंकि उससे शायद सबसे ज़्यादा फायदा एडब्ल्यू को भी होगा। आस्का की बात कर लेते हैं भाई। तो आस्का के बारे में हमको पता चला कि फिलहाल के लिए शायद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को गुड बाय कह दिया। अभी उनकी बहुत ज़्यादा ना ट्विटर पे बहुत क्रिप्टिक पोस्ट आ रही है, जैसे आप इस फोटो में देखो सूटकेस के अंदर जो आस्का का एंट्रेंस वाला गियर है, जो रिंग गियर है, उसको हम देख सकते हैं। तो इससे क्या वो कहना चाह रही हैं कि वो जापान जा रही हैं? मतलब फिलहाल के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आप बोल सकते हो कि आधी रिटायर हो चुकी हैं, पार्शियली रिटायर हो चुकी हैं आस्का। अब शायद किसी एक बड़े इवेंट में आस्का कभी हमको दिखेंगे, मतलब आने वाले बड़े इवेंट्स में, लेकिन फिलहाल के लिए उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी बंद हो चुकी है। वियर्ड है बड़ा कि ईओ स्काई, कायरी सेन और ये जो आस्का है उनका एंगल था, लेकिन ये तीनों का मिला के जो एंगल था स्टोरी का, हमको वो फिनिश देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कायरी सेन को रिलीज ही कर दिया था। पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के दिमाग में चलता क्या है आजकल। अभी रिसेंटली ना एरियल हेलवानी के पॉडकास्ट में आए थे ओशे जैक्सन जूनियर। ये कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, और ना शायद मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है। कोई रैपर है, बस मुझे इतना पता है। लेकिन इस पॉडकास्ट में आके उन्होंने बात बताई कि उन्होंने खुद जाके स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच से बात करी इस बारे में, किस बारे में, कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अनवॉचेबल हो चुकी है देखना, क्योंकि एड्स इतने क्रेजी आ चुके हैं, इतने ज़्यादा एड्स आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब ये उन्होंने रिस्पॉन्ड किया सामने से। ऐसा ओशे जैक्सन बताते हैं कि उनको भी पता है बात, तो अब उसकी प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और मुझे बड़ा सही लगा यार ओशे जैक्सन। मुझे पता नहीं है आगे पीछे क्या है इनका, लेकिन बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से इन्होंने बातें बोली, क्योंकि ऐसी बातें भी यूजुअली आप बाहर बोलते नहीं हो, क्योंकि कई बार फिर आपके ऐसे रिलेशन खराब हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इस चीज़ को बाहर लाना ज़रूरी समझा। वो ये भी कहते हैं कि देखो रोमन रेंस की एंट्रेंस है 7 मिनट की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें ऐड डाल दो ये सोच के कि भैया यहाँ पे तो टाइम ही टाइम है।
हैं। तो अब देखते हैं अगर WWE इस सिचुएशन पे की एड्स बहुत सारे हो गए, इस तरीके से काम कर रही है तो क्या होता है, क्योंकि भाई ESPN के ऊपर हाँ रेसलमेनिया की तो बात हो रही है ना, कितने सारे एड्स थे भाई, वो फील ही नहीं आ पाई, मतलब सही में ऐसा लग नहीं पाया कि मैं रेसलमेनिया में घुसा हूँ। जब ऐसा लगता था कि रेसलमेनिया में घुस गया हूँ तभी ऐड आ जाता था, और बाकी मैच से पहले वाले वो जो पूरी स्टोरी दिखाते थे, जो प्रोमो पैकेज दिखाते थे, वो भी WWE ने दिखाना बंद कर दिया था। तो थोड़ा अजीब है, लेकिन शायद WWE के लिए भी कुछ नया है तो भाई एड्स तो दिखाएंगे, बट ऐसे हो कि हम फैंस भी उसको थोड़ा सा झेल सके। ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल अजीब ही लगे कि WWE शो देख रहे हैं, या फिर बस हमारे सामने तुमने वो नाप तोल वाले जो एड्स हैं बस उनको चला दिया। सैमी ज़ेन की बात करते हैं भाई, तो सैमी ज़ेन के कैरेक्टर के बारे में आपको भी लग रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा है ये बंदे के साथ हो क्या रहा है, WWE करना क्या चाहती है सैमी ज़ेन के साथ। तो अभी इसके बारे में रिपोर्ट ये है कि WWE ने ना तो हील टर्न किया है सैमी ज़ेन का, और ना ही सैमी ज़ेन एक बे फेस सुपरस्टार है, और ये खुद सैमी ज़ेन की ही डिमांड थी। उन्होंने खुद WWE क्रिएटिव लोगों को जाके अप्रोच किया कि उनको कोई डायरेक्ट एक ऐसा बैड गाय नहीं बनना, उनको बस इस रिलेशनशिप को देखना है फैंस के बीच में जो अब उनका इवॉल्व हो रहा है। तो इस कैरेक्टर को बहुत ही डिफरेंट तरीके से सैमी ज़ेन प्ले करना चाहते हैं, और वो देख के भी लग रहा था कि शायद सैमी ज़ेन जितना उस कैरेक्टर में घुसे भी हुए हैं कि वो उनकी ही चाहत है, और आप थोड़े से अच्छे लेवल पे अगर पहुंच जाते हो WWE में तो फिर आपको क्रिएटिवली अपनी स्टोरी लाइन में भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करने के मौके मिल जाते हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा भली भांति तरीके से उठा रहे हैं सैमी ज़ेन। अभी कल परसों वाली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे जेकब फार्टो को ट्रोल कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि कल ही वाली वीडियो में बताया था कि CM पंक ने वो बेल्ट कहाँ पहनी थी, और उसके बाद अब जेकब फार्टो उसके साथ क्या कर रहे हैं। अब इस फोटो में भी आप देखो भाई, ये कोई पहली बार नहीं हुआ जो कि जेकब फार्टो ने किया है, इससे पहले भी ये जो टाइटल है वो लोगन पॉल के पास था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर ये टाइटल ऑब्वियसली जेकब फार्टो के पास भी आया था, जैसे हम फोटो में देख ही रहे हैं, और फिर जेकब फार्टो ने ये किया था। तो अब लोग एक एडवाइस दे रहे हैं इस समय जेकब फार्टो को कि टाइटल तुम जीतो रोमन रेंज या फिर नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले एक काम शुरू कर दो, और वो है इन टाइटल्स को इस तरीके से लिक करना बंद कर दो यार बड़ी ये फनी वीडियो है, मतलब हम लोगों के लिए फनी हो जाएगी, सेथ रॉलिंस के लिए शायद ये फनी है। 14,000 इस पे लाइक्स हैं, और यहाँ पे कुछ मीट एंड ग्रीट चल रहा था, और ये फैन आता है बेकी लिंच के पास में, और बेकी लिंच से इसको थोड़ा मतलब शायद बेकी लिंच का बहुत बड़ा फैन है, हम तो यही मान के चलेंगे। उसके बाद ये बेकी लिंच से हाथ भी मिलाता है, और भाई उस टाइम पे सेथ रॉलिंस की जो नज़रें हैं इस बंदे के ऊपर कि भाई इसका एक ज़रा इधर उधर का मूव, और ज़रा मैं बताऊँ कि मैं भी क्यों WWE का एक सुपरस्टार हूँ, WWE का एक रेसलर हूँ। तो लोग इस वीडियो को सरफेस करके थोड़े मजे ले रहे हैं सेथ रॉलिंस के कि भैया पूरी नजरें हैं 4K में बिल्कुल पकड़ना चाह रहा है वो इस बंदे को। हालांकि ऐसा देख के लग नहीं रहा कि ये बंदे की कुछ ऐसी इंटेंशन है, बट यस ऐसे थोड़ा पॉजेसिव होना लोगों को बिहेवियर अच्छा भी लगता है, मतलब कई बार वो टॉक्सिक भी हो जाता है। खैर मैं इस बारे में बात क्यों ही कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये वीडियो बहुत वायरल हो रही थी ट्विटर पे। जैसे कि हमको पहले से ही पता है जून के महीने 27 जून को नाइट ऑफ चैंपियंस PLE होने वाला है, तो भाई ये वाला शो ऑलरेडी सोल्ड आउट भी हो चुका है। तो ये हमको अपडेट मिडिल ईस्ट की तरफ से ही मिल रही है कि ये जो शो है वो पूरा सोल्ड आउट हो गया है, और वैसे भी WWE को वहाँ पे टिकट्स बेच के इतना उनको कोई लेना देना भी नहीं होता, क्योंकि उनकी सऊदी के साथ डायरेक्ट एक डील ही हो चुकी है जिसमें उनको पता होता है कि गारंटीड इतने पैसे तो उनको मिलने वाले हैं। और भाई वही है, वहाँ पे वेल्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो इतने ईजिली वहाँ पे शोज़ भी करवा पा रहे हैं, 2-2 बार करवा पा रहे हैं। और जबकि आपको पता भी है कि अभी जो सिचुएशन है वो शायद ऐसी भी है कि वहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा, लेकिन WWE अपने जो सारे मेजर्स हैं उसको तो लेगी डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए वो है सुपरस्टार्स की सेफ्टी, वरना अगर आप उसी का ध्यान नहीं रख पा रहे तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा इवेंट है तो शायद दोनों पार्टीज़ की तरफ से यहाँ पे जो इंतज़ाम है, जो अरेंजमेंट है वो ऐसे होंगे कि हमको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा काफ़ी लोग हैं इस चीज़ की टेंशन लेने के लिए। लेकिन एक चीज़ की टेंशन आपको होगी अगर आप CM पंक के एक फ़ैन हो, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद से हमने CM पंक की मुंह दिखाई तो देखी नहीं है। तो भाई WWE ने क्या किया, जून के काफ़ी सारे शोज़ के लिए जो WWE का यूरोपियन टूर चलने वाला है उसमें बहुत सारी डेट्स में CM पंक को पहले एडवर्टाइज़ किया था, लेकिन वहाँ से अब उनको हटा दिया गया है, और ओनली जगह जहाँ पे नेक्स्ट एडवर्टाइज हैं अपीयर होने के लिए CM पंक वो है 6 जुलाई का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि होगा शिकागो से, और ये है CM पंक का होम टाउन। तो मोस्ट लाइकली यही वो प्लेस होने वाली है जहाँ पे CM पंक वापस आएंगे, और यहाँ से CM पंक का कैरेक्टर क्या होता है वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि बंदे के पास से टाइटल गया है, और टाइटल बंदे के पास से गया है। तो भाई नहीं, रेसलमेनिया के बाद आई थिंक अपीयर तो हुए थे CM पंक, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा लग क्यों रहा है कि वो अपीयर हुए थे, लेकिन अब ऑब्वियसली उनके पास टाइटल नहीं है, तो अब उनका नेक्स्ट गोल यही होगा कि भाई अब वो उस टाइटल तक वो दोबारा कैसे पहुंचते हैं। ये ऐसा उनके
एक कैरेक्टर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो WWE बहुत डिफरेंट डायरेक्शन ले सकती है CM पंक की स्टोरी लाइन के लिए भी। और अब नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा मैच पता है हमको होने वाला है वो है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में, और यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी ऑन लाइन हो सकती है जैसा हमने मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज सेगमेंट में देखा था। तो अब क्या वो डेट है जब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच होगा? तो देखो भाई, समर स्लैम 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला है, लेकिन समर स्लैम में चांस नहीं है कि WWE इस मैच को कार्ड में डालने वाली है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये कि रोमन रेंस की अभी खुद की स्टोरी चल रही है और ये स्टोरी थोड़ी लंबी जा सकती है, और दूसरा सेथ रॉलिंस की तरफ से भी रीजन यही है कि WWE सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर वाली फ्यूड को एटलीस्ट समर स्लैम तक तो लेके जाने ही वाली है। तो इसका मतलब समर स्लैम तक दोनों ही सुपरस्टार नहीं है अवेलेबल इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो बिलीव ये है कि अगले साल की जो रेसलमेनिया है, यानी रेसलमेनिया 43 जो सऊदी अरेबिया से होने वाली है, अगर WWE कार्ड पर नहीं लेके आ पाई रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच, तो फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, जो कि अब तो देखो एक बहुत बड़ा मैच बन चुका है इस वजह से, क्योंकि ये मैच बहुत टाइम से पेंडिंग भी है। ये मैच इस साल के रेसलमेनिया में होते होते भी रह गया, और आपको पता है इस मैच के रेसलमेनिया में होने की डिमांड कितनी ज्यादा, और ऊपर से अगर इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होती है तो ये उस लेवल का मैच है जो कि सऊदी की अथॉरिटी को चाहिए होगा अपने शो पर, अगर पहली बार रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया से हो रही है। तो अभी आपको इस मैच को देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत लंबा इंतजार है। हाँ, अगर रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच हो गया तो डेफिनेटली ये एक सेकंड ऑप्शन बन के रह जाएगा, लेकिन आई थिंक अगर रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच नहीं हो रहा तो मैं इसको सेकंड ऑप्शन वाले मैच की नज़र से बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि जो चीज़ें ये स्टोरी लाइन में एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई वो अलग ही लेवल पे है। मैंने अब कई बार बताया कि आप इसमें एंगल डाल सकते हो शील्ड का, आप इसमें डाल सकते हो शील्ड के बाद के एंगल का, और ये बात मत भूलना कि रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाला जो पहले रेन हुआ था चैंपियनशिप के साथ, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ, वहां पे सेथ रॉलिंस ही अकेला वो बंदा है जो कि नहीं हारा था क्लियर रोमन रेंस से। मंडे नाइट रॉ के बाद एक मैंने आपको फुटेज दिखाई थी जहां पे रोमन रेंस जब जा रहे थे बैक स्टेज, तो भाई उन्होंने अपने हाथ को पकड़ा हुआ था, और भाई ये थोड़ा सा क्लोज और क्लियर शॉट है रोमन रेंस के एल्बो का, और भाई यहाँ पे देखो रोमन रेंस का एल्बो तो लिटरली कट गया है, मतलब ये इंजरी थोड़ी सीरियस टाइप की लगी, और इसी वजह से रोमन रेंस अपना पूरा जो हाथ है उसको पकड़ के जा रहे थे। अब ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि चोट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हड्डी में लगी है या फिर ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा टाइम अभी इसको लगेगा फिक्स होने में, लेकिन आई थिंक किसी एक मैच में compete करने से ये चीज़ रोमन रेंस को नहीं रोकेगी। अभी जैसे हमको पता है कि रोमन रेंस का थोड़ा शेड्यूल अब एक्टिव हो गया है, तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो थोड़ा रेगुलर दिखें रिंग में। रेगुलर से मेरा मतलब ये नहीं कि वो हर हफ्ते लड़ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हाँ जो PLE होते हैं वहाँ पे रोमन रेंस के मैचेस होंगे। वैसे डिमांड ये भी थी कि भाई वीकली शोज पे भी रोमन रेंस को रेसल करना चाहिए, हो सकता है मे बी अगर ये चैंपियनशिप ज़्यादा टाइम तक रोमन रेंस के पास रह रही है तो हमको ये चीज़ भी देखने को मिल जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा नेचुरल टीन का, क्यों आपको हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया। तो आरपंथ वाला कोड आप यूज़ करोगे नेचुरल टीन के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिलेगा, और क्वालिटी ऐसी होती है कि अगर आप एक बार नेचुरल टीन कंज्यूम करोगे तो शायद ही आप किसी और दूसरे ब्रांड की तरफ कभी भी देखने वाले हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम WWE से रिलेटेड बातें डेली करते हैं। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।